जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज शाम के समय हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य। और क्या देख रहे हैं? अलंकार देख रहे हैं साथियों। जो हम ये चौथा टॉपिक है साथियों। कौन सा टॉपिक है? बिल्कुल चौथा टॉपिक है। हिंदी साहित्य का एक और टॉपिक है ओनली फॉर शब्द शक्ति। ओके, फिर हमारा ये हिंदी व्याकरण का काम खत्म हो जाएगा साथियों। चलिए यहाँ पर साहित्य की जगह अनिवार्य ले लेंगे हम। ओके, व्याकरण को दोनों सब्जेक्ट के अंदर व्याकरण को सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे साथियों हम, क्योंकि जो 10 नंबर की 8 नंबर की व्याकरण है उसको हम सबसे पहले देखेंगे साथियों। क्यों? क्योंकि व्याकरण के टॉपिक थोड़े लंबे होते हैं और इसके नंबर थोड़े कम होते हैं साथियों। क्लियर है साथियों? तो अलंकार में हमारे पास 8 अलंकार आपको देखने को मिलेंगे। कहने का ये मतलब है कि 8 अलंकार आपके सिलेबस में दिए गए हैं साथियों। अनुयुक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, प्रतीक, मानवीकरण, व्यतिरेक। क्लियर हुआ? जो विभावना अलंकार आपकी वर्तमान में अफीली में आया था साथियों। क्लियर हुआ? पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में आपका फिनिश कर दूंगा साथियों। ओनली पर 20 से लेकर 22 तक की आपकी ये वीडियो रहने वाली है। इसमें हिंदी साहित्य का 2 नंबर 3 नंबर यानी कि 5 नंबर आपका पक्का है साथियों। क्लियर हुआ साथियों? 3 नंबर का तो 5 नंबर का नहीं, 2 नंबर का अलंकार है साथियों। क्लियर हुआ? चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, क्योंकि आने वाले सभी जो सब्जेक्ट हैं, आने वाले एग्जाम है, इसी चैनल पर मॉडल पेपर डाल दिए जाएंगे, जिनको देखकर आपकी अच्छी प्रकार से तैयारी हो सकती है। 90+ अंक लाने की गारंटी देता हूँ साथियों। क्लियर हुआ साथियों? चलो शुरू करते हैं। देखिए साथियों, अलंकार है, चौथा पॉइंट है। अलंकार की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। जिस तरह से एक नारी अपना सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार से सुंदर बनाने के लिए अलंकार प्रयोग किया जाता है, अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिस तरह एक स्त्री होती है, एक नारी होती है, ठीक उसी प्रकार से वो भी अपना जो स्तन होता है, अपना शरीर होता है, उसको सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है। ज़्यादा बड़े परिभाषा नहीं देखेंगे, छोटी छोटी परिभाषा देखेंगे। अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाती है उसे अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ओके, आगे देखेंगे हम काव्य के भेद। काव्य कितने प्रकार के होते हैं साथियों? बिल्कुल 3 प्रकार के होते हैं। बार या वजबर को ध्यान में मत दीजिएगा। शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। इनमें से तीनों जो तीनों भेद है उनमें से आपके एक भेद काम आएगा साथियों। उस भेद का नाम हो जाएगा यहाँ पर अर्थालंकार। ओके, शब्द अलंकार काम नहीं आएगा, उभयालंकार भी काम नहीं आएगा। ओनली पर अर्थालंकार है जो आपके काम में सिलेबस में दिया गया है साथियों। उभयालंकार की सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार का मतलब होता है कि जहाँ पर काव्य होता है उसका अर्थ आपको समझ में आ जाए, उसको अर्थ अलंकार कहते हैं। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमकता आ जाए, चमत्कार आ जाए, उसे कहते हैं। अर्थ अलंकार के भेद होते हैं कितने? 23 होते हैं साथियों। लेकिन आपके नोट यानी कि आपके सिलेबस में कितने हैं साथियों? पूरे 8 अलंकार आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जिनको हम बारी बारी करके पढ़ेंगे साथियों। पहला अनुयुक्ति हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, प्रतीक, मानवीकरण, व्यतिरेक। क्लियर हुआ? इनके बारे में हम पढ़ेंगे साथियों। पहला अलंकार है अनिर्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार है, जिसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से, उक्ति का मतलब है कि किसी उपाय के माध्यम से अन्य का कोई दूसरी बात कहा जाए। दोबारा सुनो, जहाँ पर किसी युक्ति के माध्यम से किसी अन्य से कोई बात कही जाए, वहाँ पर अनियोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझना है। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। फूलों के आसपास रहते हैं, भंवरे कह रहे हैं कि हम फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। इसका ये मतलब है कि कोई व्यक्ति है और वो कहीं जंगल के आसपास अपना खेत है या फिर घर है, वो कहना चाहता है कि जंगल के आसपास रहते हैं फिर भी वहाँ पर घर है। कहने का यह मतलब रहता है कि उसको, यानी कि वो कहना ये चाहता है कि मेरा जंगल के आसपास कहता है, लेकिन जंगल के आसपास रहते हैं फिर भी नहीं जंगल के आसपास रहते हैं लेकिन रहते हैं वहाँ पर मेरा घर है या फिर खेत है। उक्ति हो गई ना, जंगल, यहाँ पर उक्ति हो गई, जंगल के आसपास का खेत है। क्लियर है? फूलों के आसपास आप कहाँ पर रहते हो? आप यानी किसी भी यहाँ पर फूल क्या हो गया? ये माध्यम हो गया साथियों। क्लियर? अनुयुक्ति अलंकार को आपको इस प्रकार से याद रखना है कि कोई उक्ति के माध्यम से कोई बात कही जाए, अनुयुक्ति अलंकार होता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार है कि क्या होता है? जब किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार होती है। यानी कि कोई व्यक्ति है और कोई कुछ काम कर ही नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी मर्यादा टूट जाए। देखो यहाँ पर देखो साथियों, उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई निशाचर भागी। यानी कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी कि हनुमान की जो पूंछ है उसमें आग ही नहीं लगी, लेकिन उससे पहले लंका जल गई है और वहाँ से राक्षस जो दानव भाग गए, उसकी आग नहीं लगी ना, यानी हनुमान ने वो जलाई नहीं ना। हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी है, लेकिन सारी जो लंका है वो जल गई है और जो निशाचर हैं वो भाग गए। यानी कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए।
बस ये आपको याद रखना है साथियों। यानी कि किसी ने वह काम नहीं किया लेकिन फिर भी उसके ऊपर आरोप लगा जाए। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले पूरी लंका जल गई, लेकिन आरोप किस पर लगा? हनुमान पर लगा। यानी कि ये होता है साथियों। यानी कि जब किसी व्यक्ति ने कुछ काम नहीं किया परंतु आरोप उस पर लग जाता है तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्लियर हुआ? आगे आता है फिर विभावना अलंकार। विभावना अलंकार है जहाँ पर कारण के न होते हुए भी कार्य का हुआ जाना पाए। यानी कि वहाँ पर कुछ काम न है, कुछ काम नहीं, कारण नहीं, यानी कि कुछ काम न होने पर भी वहाँ पर काम होता है। यानी कि राम पानी पी रहा है लेकिन उसको प्यास नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहे हैं काम। यानी कि काम न होने होते हुए भी काम का होना पाया जाए, वहाँ विभावना अलंकार पाया जाता है साथियों। क्लियर हुआ साथियों? अब देखो यहाँ पर है कि बिगु पग चले सुने बिनु काना। यानी कि यहाँ पर पैरों के बिना चलना है। ओके, पहले लाइन में ही करी बिनु कर्म करे विधि नाना, क्योंकि कानों की बिना सुनना और आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना हाथों के विविध काम करना, बिनु वाणी पकता। यानी कि बिना वाणी के वक्ता सुन रहे हैं बड़े मजे से। यानी कि कुछ काम हो ही नहीं रहा है फिर भी काम होने का पता चल रहा है। यानी कि जहाँ पर कारण के न होते, कुछ काम न होते हुए भी वहाँ पर काम का होना पाया जाए, वे भावना अलंकार होता है साथियों। बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में समझो, बिल्कुल बारीकी से समझो, बिल्कुल वीडियो को स्किप करके मत समझना, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे समझना है आपको विद्यार्थियों। यानी कि जहाँ पर कुछ काम का न होना पाया जाए वहाँ पर भी काम का होना पाया जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है साथियों। क्लियर हुआ? विभावना अलंकार होता है। देखो बिगुपन चले बिनु काना, यानी कि बिना पग के, यानी कि बिना पैरों के चलना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी कि कानों की बिना सुनते हैं कि कैसे सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते ना, काम का न होना पाए फिर भी काम हो रहा है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना हाथों के विविध कर्म। बस ये विभावना अलंकार होता है। क्लियर हुआ? आगे आता है फिर विशेष सोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य का न हो, वहाँ पर विशेष सोक्ति अलंकार होता है। कार्य में, यानी कि काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारण विद्यमान रहता है, कारण में जो कारण विद्यमान रहता है उसके यानी कि यदि कोई काम है उसमें कारण है फिर भी वह काम नहीं हो रहा हो, जैसे जैसा है कि जैसे राम पानी पी रहा है लेकिन वो पानी नहीं है, लेकिन काम तो नहीं, राम पानी पी रहा है लेकिन पानी नहीं है, कैसे पी रहा है भाई? उदाहरण के माध्यम से समझाए। इसमें पढ़ना है कि नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीत बरे नीत परती रही तब न प्यास बुझाए। दो मेघ बरसते हैं पर मैं प्यारे की प्यास बुझाऊं। दो मेघ बरसते हैं पर मैं, यानी कि मेघ तो बरस रहे हैं लेकिन प्यास ही नहीं बुझ रही है। यानी कि दो मेघ तो बरस रहे हैं, यानी कि बरसात हो रही है लेकिन जो फसल है उनको पानी नहीं लग रहा है। इसका क्या माध्यम है? ऊपर वाले का इसका नैनन को कछु उपजी बला, यानी कि मेरे इन नेत्रों को अब कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि इन स्नेह भाव को बोला, यानी कि इन नेत्रों में ऐसी बीमारी हो गई है जो स्नेह भाव प्रेम भाव को भुला बैठी है। आगे है कि नीत भरे यानी कि नीत भरे नीत प्रति रहे तब न प्यास बुझाए, यानी कि ये निरंतर अश्रुपात होने के कारण अपनी प्यास नहीं बुझा पाते हैं। यानी कि ये निरंतर तो बह रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये खुद आंखें अपने क्या प्यास को बुझा नहीं पा रहे हैं। कहने का ये मतलब है ना, कहने कि इसका ये मतलब है मैं निरंतर पानी तो पी रही हूँ लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझ रही है, मेरे खाना खा रही हूँ लेकिन मेरी भूख नहीं मिट रही है, ये इसमें कहना चाहती है। यानी कि वह काम, यानी कि काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है लेकिन वो सिद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। काम तो हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। ये क्या होता है? विशेष सोक्ति अलंकार होता है विद्यार्थियों। देखो साथियों, इनको समझने में थोड़ा जोर लगेगा लेकिन बस अलंकार है, बस समझ में गया तो हमारा पक्का है, आप जीवन भर नहीं बोलोगे साथियों। दृष्टांत अलंकार है कि जब किसी बात के बाद, यानी कि जब किसी बात के बाद उससे मिलती जुलती बात बताई जाए लेकिन समानता शब्दों के जरिए न बताई जाए। जैसे कोई बात है, जैसे अपनी मम्मी की है, कोई पापा की है तो वो बात बता देते हैं, मम्मी बता देते हैं, लेकिन पापा उसी से मिलती जुलती बात बता देते हैं, लेकिन समान शब्दों में नहीं होनी चाहिए वो। यानी कि पापा तो अलग बताते हैं लेकिन मम्मी अलग बता, लेकिन अर्थ एक है लेकिन समान शब्दों में नहीं है। देखो यहाँ पर है कि बिगड़ी बात बने नहीं लाक करे कि न हो, यानी कि बिगड़ी गई बात तो भाई अब उसे बनाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर आगे है कि रहीमन पाटे दूध को मचे न माखन हो, यानी कि रहीमन जो दूध है वो, रहीमन का जो दूध है वो फट चुका है लेकिन वो उसको मत रहे हैं, लेकिन उनमें से मक्खन नहीं निकलेगा। कि ये बात है ना, नहीं निकलेगा। इधर ये है कि बिगड़ गई बात तो अब क्या होगा? लाख करो उसको, लाख करो कि न हो, यानी कि उसको मनाने से कुछ नहीं, लाख करो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर कुछ भी करो लेकिन बात एक ही है, अर्थ एक है मेरे विद्यार्थियों, बात एक है लेकिन यहाँ पर शब्द अलग अलग है विद्यार्थी। यहाँ पर ये मम्मी है, यहाँ पर ये पापा है, यही है। यानी कि बात तो एक होनी चाहिए लेकिन समान शब्दों में नहीं होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। बस यही दृष्टांत यानी कि दृष्टांत का मतलब देखने का नजरिया अलग अलग है, देखने का नजरिया अलग अलग विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? आगे आता है प्रतिपलंकार। प्रतिपलंकार का अर्थ है उल्टा या विपरीत, यानी कि उल्टा या तो उल्टा होता है या फिर विपरीत होता है। जहाँ उपमेय का कथन उपमान के रूप में हो, यानी कि उपमेय तो उपमान बन जाए और उपमान का कथन का उपमेय के रूप में व्यक्त किया जाए। अब आप सोचो कि उपमेय उपमान क्या होता है विद्यार्थियों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम स्टडी जनरल से पढ़ रहे हो आप, तो यहाँ पर उपमेय के बारे में बताया गया है कि वह वस्तु जिसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए। देखो साथियों, बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, पूरी चीज़ें बारीक से बताते हैं, लेकिन आपकी एग्जाम 2 महीने बाद नहीं आ चुकी है साथियों, क्या बताने की
टाइम नहीं है ना। उपमेय यानी कि वह वस्तु जिसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए, यानी कि जैसे राम सूर्य के समान लग रहा है। क्या लग रहा है? राम लग रहा है ना, लेकिन किसके समान? दूसरी वस्तु कौन है? सूर्य। दूसरी वस्तु से तुलना यानी कि उपमेय सूर्य है। उपमान वह वस्तु जिसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु के साथ। राम सूर्य के समान, किसके समान लग रहे हैं? सूर्य के समान। ये तो उपमेय हो गया। किसकी तुलना हो रही है? राम की तुलना हो रही है। जिसकी तुलना करना, जिसकी तुलना उपमान हो गया। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि सीए मुख समता किमी करे चंद बापुर और अंक सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। सीए यानी कि सी यानी कि सीता, मुख यानी मुख, समता यानी कि समान, किमी यानी करना से करे, और चंद यानी कि चांद से, वापुर और अंक इसकी तुलना उससे की गई। सीता यहाँ पर उपमेय है। क्यों है? सीता यहाँ पर उपमेय है साथियों, और उपमान है चंद्रमा। क्लियर हुआ? याद रखना है। सीता के मुख की तुलना किससे की गई है साथियों? ये गलत हो गया। वह वस्तु जिसकी तुलना किसी दूसरे, यहाँ पर साथियों उपमान तो सीता है, गलत हो गया साथियों। उपमान है साथियों ये। ओके, ये उपमान है और चंद्रमा यहाँ पर उपमेय हो गया है। ओके, दूसरी वस्तु यहाँ पर ये है, दूसरी वस्तु तो यहाँ पर ये है, और यह पहली वस्तु यहाँ पर ये हो जाएगी साथियों। उपमेय तो ये हो जाएगा और उपमान सीता हो जाएगी। उपमेय जैसे देखो, उपमेय तो उपमान हो गया और यहाँ पर यह हो गया साथियों। क्लियर है? उसको क्या हम कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रतिपलंकार। याद रखना है। सातवां अलंकार है कि मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय क्रियाओं के होने का वर्णन तो मानवीय अलंकार कहलाता है। यानी कि प्रकृति है मानवीय, यानी कि मानवकरण, यानी कि प्रकृति समझ लीजिए। अगर आप यानी कि मानव प्रकृति से जुड़े हुए तत्व होते हैं। क्लियर बात? उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मेघ आए बड़े बंटन के, मेघ आए बड़े बंटन, मेघ यहाँ पर प्रकृति है, बड़े ठंड संवर के, यहाँ पर ये क्या है? मानव हो गया। बंटन के कौन आते हैं? स्त्री आती है। आगे यानी कि दूल बागी घाघरा उठाए, दूल तो बाग गई है, और घाघरा यानी कि कौन पहनती है? स्त्रियाँ पहनती है। किससे जुड़ गए? मानव से जुड़ गया ना। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बूढ़े पीपल ने, अब यहाँ पर बूढ़े पीपल होता है झुककर जुहार नहीं करता है, यानी कि बूढ़े व्यक्ति ने झुककर यानी कि आगे बढ़कर जुहार की, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति होता है बाराती आती है, जब झुककर क्या करता है? उसकी जुहारी करता है, 10 रुपये की, 20 रुपये की, ये इसमें समझाना चाहता है। क्लियर बात? पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, पीपल तो यहाँ पर ये क्या हो गया? प्रकृति हो गई। बूढ़ा और जुहार बढ़कर ये क्या हो गया? ये एक मानव हो गया साथियों। क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं। आगे आता है फिर व्यतिरेक अलंकार, जो इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन इस सिलेबस में देखो साथियों, ऐसा बहुत सारे अलंकार हैं जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है सिलेबस में, तो पढ़ाना पड़ता है साथियों। व्यतिरेक अलंकार है कि काव्य में जब उपमेय में उपमा को बताया जाए, क्या है? काव्य में जब उपमेय को उपमा बताया जाए वहाँ व्यतिराक, उपमेय को उपमा एक यहीं श्रेष्ठ बताया जाए, यानी कि काव्य में जब उपमेय को उपमा से श्रेष्ठ बताया जाए तो वहाँ क्या होता है साथियों? व्यतिराक अलंकार होता है। जिनके यश प्रताप की आगे शशि मलिन रिव रवि शीतल आगे। यश और प्रताप ये क्या है साथियों? ये आपके सामने उपमा हो गया साथियों, उपमान हो गया। अब यहाँ पर शशि रवि, शशि यानी कि चंद्रमा होता है, और रवि यानी क्या होता है साथियों? यानी सूर्य होता है, तो ये उपमेय हो गया। देखो नीचे भी बताया गया है कि यश व प्रताप की आगे चंद्रमा यानी वह शशि सा लगता है। क्लियर हुआ? बस आपके व्यतिरेक अलंकार कंप्लीट हो चुका है। तो बिल्कुल साथियों आपको अलंकार के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा भगड़ दौड़ नहीं करनी है, खोपड़े में ज़्यादा जोर नहीं डालना है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया था इसी प्रकार से आपको व्यतिरेक अलंकार ज़्यादा आएगा नहीं। मानवीकरण अलंकार, विभावना, प्रतिप अलंकार, ये दृष्टांत अलंकार, जो साथियों आपके 8 अलंकार है, उनमें से लगभग आपको 5 या 6 अलंकार आपके एग्जाम में आएंगे साथियों। लेकिन ये कह नहीं सकता कि कौन से आएंगे, क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि यार मैं थोड़ी बनाऊंगा पेपर, यदि मैं बनाता तो बता देता। इस देखो साथियों यूट्यूब वाले बहुत अलग अलग कलाकार होते हैं साथियों। बहुत सारे कहते हैं कि वायरल पेपर, देखो वायरल पेपर किसी का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका व्यू जलाने के चक्कर में होता है। व्यू जलाने के चक्कर में का मतलब ये होता है कि उनमें से 1-2 क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं जिनमें 5 नंबर के हो जाते हैं, एक 3 नंबर के, जिसमें 4-5 नंबर आ जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन देखो साथियों पेपर, मॉडल पेपर आपको सबका देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि सबका अलग अलग होता है। यदि आपने 10 मॉडल पेपर देख लिए, उनमें से आपको कितने क्वेश्चन याद हो गए? 30 क्वेश्चन याद हो गए ना। ज़्यादा मैं तो आपको बता रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन याद हो गए। 30 क्वेश्चन सभी अलग अलग देख लिए आपने, तो इनमें से ज़्यादा नहीं तो साथियों कोई 14 से लेकर 15 क्वेश्चन तक आपको मिलेंगे ना। देखो इसलिए देखा करो साथियों, सबके मॉडल पेपर देखा करो, अच्छे तरीके से देखा करो। 2-3 दिन की तैयारी आपकी 70 नंबर आपके आसानी से ला सकती है सर। बिल्कुल आपको मन लगा के पढ़ाई करना है। तो सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कल नए से नए टॉपिक के साथ, सब शक्ति के साथ मिलेंगे साथियों। तो सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।